सिया और प्रियंका नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। सिया बहुत ही सीधी सादी भोली भाली थी और प्रियंका बहुत ही मनचली। सिया अपने घर के हालात अच्छे से समझती थी, इसलिए कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के अमीरों वाले शौक थे। एक दिन उनकी माँ उन्हें बाजार से कपड़े दिलाने ले जाती है। माँ, वो देखो लाल वाली फ्रॉक सेल में सस्ती है, मैं अपने लिए यही ले लेती हूँ। सिया सेल की सस्ती फ्रॉक ले लेती है। प्रियंका, तुझे कौन सी ड्रेस अच्छी लगी? तूने अभी तक बताया नहीं। मम्मी, मुझे तो यहाँ कुछ अच्छा लगा ही नहीं। मेरी फ्रेंड एक मॉल से शॉपिंग करती है, चलो ना वहाँ से मेरे लिए कपड़े लेते हैं। तू पागल हो गई है क्या? मॉल से कपड़े लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ कुछ पसंद आ रहा है तो ले ले। नहीं मम्मी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। आपको मुझे कपड़े नहीं दिलाने हैं तो मत दिलाओ, लेकिन मैं यहाँ से सस्ते कपड़े नहीं लूंगी। प्रियंका बहुत जिद्दी थी और वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती थी। सुमित्रा खुद के लिए कुछ नहीं लेती है और सारे पैसे जोड़कर प्रियंका को मॉल से एक ड्रेस दिला देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनों को स्कूल की तरफ से पिकनिक लेकर जाया जा रहा था। पिकनिक में जाने वाले सभी बच्चों को 200 रुपए देने पड़ते थे। प्रियंका की दोस्त उससे कहती है, अरे प्रियंका, तुम्हारे पास 200 रुपए तो होंगे ना पिकनिक के लिए? हम तो वहाँ जाकर बहुत मजे करने वाले हैं। अगर तुम पैसे नहीं दे पाई तो तुम नहीं जा पाओगी, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी। तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत अमीर हूँ ना। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी मेरी सारी बात मानती है और वो मुझे पिकनिक के लिए पैसे दे देंगी। प्रियंका घर जाती है और सिया से बोलती है, तू पिकनिक पर जा रही है क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पिकनिक जाने के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे। इतने में तो 3 दिन की सब्जी आ जाएगी। ओहो, तुझे तो मजे करना आता ही नहीं है। इन सब चीजों के चक्कर में खुशी से जिंदगी जीना मत भूल। मैं तो जा रही हूँ मम्मी से 200 रुपए लेने। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी पिकनिक। प्रियंका सुमित्रा के पास जाती है और 200 रुपए की जिद करने लगती है। बहुत देर तक जिद करने के बाद भी सुमित्रा प्रियंका को पैसे नहीं देती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। प्रियंका को रोता देख सुमित्रा को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे 200 रुपए दे देती है। प्रियंका बहुत खुश होती है और अगले दिन टीचर को पिकनिक के लिए 200 रुपए दे देती है। 2 दिन बाद प्रियंका पिकनिक चली जाती है। उसे वहाँ पर बहुत मजा आता है। इस तरह घर में परेशानी होने के बाद भी प्रियंका खुशी से रह रही थी। 10 साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। प्रियंका को एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से प्यार हो जाता है। प्रियंका दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बिजनेसमैन के बेटे अक्षय को भी उससे प्यार हो जाता है। दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो गया था और अब दोनों शादी करने की सोचते हैं। अक्षय अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मैं और प्रियंका अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अब हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए तुमसे दोस्ती की, फिर प्यार और अब शादी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? वो भला मेरे साथ अपना मतलब क्यों निकालेगी? क्योंकि तुम अमीर हो, वो गरीब है, उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें अपने प्यार के माया जाल में फंसाया। अगर उससे तुम्हारी शादी हुई तो हमारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। मम्मी, ये पढ़ी लिखी होकर अब कैसी बातें कर रही हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करूँगा। अगर आप खुशी से हम दोनों की शादी नहीं होने दोगी तो मैं मंदिर में उससे शादी करके अलग घर लेकर रहने लगूंगा। इस तरह ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ करना पड़ता है। अक्षय प्रियंका को फोन करके बोलता है, प्रियंका, मैंने अपनी मम्मी से शादी के बारे में बात कर ली है। अब तुम भी अपनी मम्मी से इस बारे में बात कर लो। हाँ ठीक है, आप फोन रखो, मैं अभी मम्मी को इस बारे में बताती हूँ। प्रियंका सुमित्रा के पास जाती है। मम्मी, आप अक्षय को जानती हो ना? आप तो उससे मिली भी हो। हाँ, तेरा दोस्त है वो। क्या हुआ उसे? माँ, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। अक्षय बहुत अमीर लड़का है और तुम गरीब। अगर तुमने उससे शादी की तो उसके घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। शादी हमेशा अपने स्तर के लोगों के साथ करनी चाहिए। नहीं मम्मी, यहाँ इतनी गरीबी में मैं इतनी दिक्कत से रही, अब मैं अपनी आगे की जिंदगी दिक्कत में नहीं गुजारना चाहती। मैंने कब तुम्हें किसी चीज की दिक्कत होने दी? हाँ माँ, मुझे दिक्कत हुई है।
मैं जितनी आजादी और खुशी से रहना चाहती थी उतनी यहाँ मैं नहीं रह सकी। आप हाँ करो या ना, मैं शादी तो उसी से करूँगी। प्रियंका बहुत जिद करती है और आखिर में सिया के समझाने पर सुमित्रा दोनों की शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद प्रियंका और अक्षय की शादी हो जाती है। अक्षय से शादी होते ही प्रियंका का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रियंका अपनी माँ और बहन से फोन करके उनके हाल चाल भी नहीं पूछती थी। अपने ससुराल में वो जी भर के खर्चा करती थी। पूर्णिमा को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो अपने बेटे की वजह से उसे कुछ नहीं कहती थी। वहाँ दूसरी तरफ सुमित्रा सिया की शादी के बारे में सोच रही थी। प्रियंका ने तो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। सिया की शादी तो मैं किसी अमीर घर में नहीं करवा सकती हूँ। दहेज में देने जितने मेरे पास पैसे ही नहीं, लेकिन उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। उसके लिए लड़का तो ढूंढना ही होगा। कुछ दिन तक लड़का देखने के बाद सुमित्रा अपनी सहेली के बेटे से सिया की शादी करवा देती है। वो लोग अमीर नहीं थे। सिया का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। प्रियंका अपनी बहन की शादी में नहीं आती है। सिया, मेरी इतनी ही हैसियत है कि मैं तेरी इस तरह के लड़के से शादी करवा सकूं। मुझे पता है लड़कियों के बहुत शौक होते हैं, लेकिन माफ कर दे बेटा, मेरे से वो सब नहीं हो पाया। माँ, आप ये सब क्यों सोच रही हो? मुझे अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, चाहे जहाँ रहूँ। सुमित जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे इनके साथ किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब दोनों बहनों की शादी हो गई थी। प्रियंका अपने घर में खुशी से रह रही थी और सिया अपने घर में खुशी से रह रही थी। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक सिया के पास प्रियंका का फोन आया। हेलो सिया, कैसी है तू? अरे प्रियंका, आखिर इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आ ही गई। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत साल बीत गए तेरे से मिले, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लूं और अच्छे से मिल भी लूं। मैं तुझे लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं और सुमित जी आ जाएंगे, और वैसे भी तेरे से मिलने का बहुत मन है मेरा। 2 दिन बाद सिया और राहुल प्रियंका की एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं। प्रियंका का घर बहुत बड़ा था। ये सब देखकर सिया बहुत खुश होती है। प्रियंका के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। सिया ने प्रियंका को जैसे ही देखा तुरंत उसको गले से लगा लिया, लेकिन प्रियंका ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही है सिया? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी। और जब तू आ गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुझे बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सब एटिकेट्स हाई क्लास फैमिली की होती है। भला इस बारे में तू क्या जाने? इतना बोलकर प्रियंका अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है और सिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। सिया अपने मन में सोचती है, अगर प्रियंका को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया क्यों? थोड़ी देर बाद प्रियंका सिया को एक कोने में बुलाती है और कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई सिया। मेरी मेड की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है। क्या तू मेरी मदद करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता क्या करना है। प्रियंका सिया को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। सुमित्रा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। प्रियंका ने अपने पति से सिया को मिलवाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसने सिया और सुमित्रा से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में सिया प्रियंका से पूछ ही लेती है, सच सच बता, तूने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या अब तू मुझे अपनी बहन नहीं समझती है? बहन? ओ गॉड, किस दुनिया में जी रही है सिया? तू खुद को देख, मेरी बराबर की है क्या? जरा कपड़े और स्टेटस देखो अपना। मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इसी बहाने तू भी हाई क्लास स्टेटस देख लेगी। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे काम का अच्छा खासा पेमेंट दूंगी। सिया को प्रियंका की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बीत गए। सुमित ने बहुत मेहनत किया और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से तिगुनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के पति अक्षय पर उसकी ही कंपनी का एक एम्प्लॉय धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगाता है। प्रियंका और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती है। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है। प्रियंका को जिन पैसों पर इतना घमंड था वही अब उसके पास नहीं थे। अक्षय और प्रियंका रोड पर आ चुके थे।
एक दिन सिया मंदिर से आ रही थी, तभी वो प्रियंका और अक्षय को रोड पर देखती है। सिया प्रियंका के पास जाती है। प्रियंका सिया को अपनी सारी परेशानी बताती है। प्रियंका, तू मेरी बहन है, अब चाहे जो भी हो, तूने मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मैं सुमित जी से बात करूंगी, वो अक्षय को अपनी कंपनी में काम पर लगवा देंगे। सिया सुमित को सारी बातें बताती है। सिया के कहने पर सुमित अक्षय को अपनी कंपनी में काम पर लगवा देता है। उस दिन से दोनों बहनें एक साथ रहने लगती हैं। अब प्रियंका का घमंड भी पूरी तरह से उतर चुका था, इसलिए दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहने लगी थी। चांद पर मायावी बर्थडे केक का घर। सोनिया पुणे नाम के शहर में रहा करती थी। सोनिया के माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी और उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, जिस कारण वो अकेली ही रहा करती थी और खुद ही खुद का ध्यान रखती थी। अपना खर्चा उठाने के लिए सोनिया एक बेकरी में काम किया करती थी। सोनिया को केक बनाना बहुत पसंद था, इसलिए शायद उसका काम भी इतना अच्छा था कि उसकी मालकिन हर रोज उसकी तारीफ करती थी। क्या बात है सोनिया, तुमने इस बारबी डॉल केक की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर की है। ये हमारे कस्टमर के बेटी को जरूर पसंद आएगी। सच में तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। तुम्हारे सिवा ऐसे कोई भी केक आर्टिस्ट नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तुम सच में इतनी तारीफ डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच रूपाली दीदी। मुझे केक बनाना पसंद है और मैं मन से ये काम करती हूँ, इसीलिए अच्छा हो जाता है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती। मुझे तो बस केक देखने के बाद जो कस्टमर के चेहरे पर खुशी आती है वही चाहिए होती है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इसलिए तो मैंने कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी इस बेकरी में ले ही नहीं सकता है। इसी तरह रूपाली हमेशा सोनिया की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनिया रूपाली के पास जाती है और कहती है, रूपाली दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सोनिया। दीदी, कल मेरा बर्थडे है और मैं कल का दिन खुद के साथ बिताना चाहती हूँ और अपने माता पिता के साथ बीते लम्हों को याद करना चाहती हूँ। तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ सोनिया, क्यों नहीं। कल तुम छुट्टी ले लेना और आराम से अपना बर्थडे मनाना। इसके बाद अगले दिन जैसे ही सोनिया अपने घर से निकलने लगती है, तभी उसे रूपाली का कॉल आ जाता है। सोनिया, जल्दी से बेकरी आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम निकल आया है। इससे पहले कि सोनिया कुछ और बोलती, रूपाली फोन काट देती है। मैंने तो दीदी को बताया था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, फिर उन्होंने ऐसे अर्जेंट कॉल क्यों किया? लगता है वो भूल गई होंगी। कोई नहीं, मैं बेकरी जाकर उन्हें याद दिला देती हूँ। इसके बाद जैसे ही सोनिया बेकरी पहुँचती है, रूपाली उसे एक सरप्राइज देती है। रूपाली ने पूरी बेकरी को बहुत सुंदर गुब्बारों से सजा रखा होता है और वहाँ पर सोनिया के लिए एक बहुत ही प्यारा केक भी रखा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे वो कॉल किया था? हाँ, मुझे पता था अगर मैंने तुझे ऐसे बर्थडे मनाने के लिए बुलाया तो तू कभी नहीं आएगी। अच्छा ले, ये केक ले और तुझे जहाँ जाना है जा। मैं जानती हूँ तू अपना बर्थडे अपने माता पिता की यादों के साथ मनाना चाहती है, इसलिए मैं तुझे यहाँ रुकने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। पर हाँ, अपने साथ मेरे हाथों से बनाया हुआ मेरा ये केक ले जा, मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इन सभी चीजों के लिए और खासकर मुझे समझने के लिए। इसके बाद सोनिया रूपाली का दिया हुआ बर्थडे केक लेकर नदी किनारे एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो अक्सर जाया करती थी। और वहां जाकर केक काटने से पहले अपने माता पिता की यादों को अपनी आंखों के सामने लाने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, तभी मदद के लिए चिल्ला रहा है। सोनिया आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। सोनिया जल्दी से जाकर उस परी की रस्सियां खोलती है। आप कौन है और आपको यहाँ ऐसे किसने बांधा?
मैं अलका परी हूँ। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे यहाँ बांध दिया था। पर आप तो परी हैं, आपके पास तो जादुई छड़ी होगी। आपने खुद को आजाद क्यों नहीं कराया? यही तो मेरी परेशानी का जड़ है। उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी चांद पर बने एक मायावी केक के घर के अंदर छुपा रखी है। तो आप वहाँ से जाकर अपनी छड़ी ले आइए। इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं अपनी छड़ी के बिना पृथ्वीलोक के बाहर नहीं जा सकती, परंतु शायद तुम इसमें मेरी सहायता कर सकती हो। मैं भला इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देखो, मैं यहाँ जादुई सीढ़ियाँ प्रकट कर दूंगी। तुम उसकी मदद से चांद तक पहुँच जाना और वहाँ पर बने उस मायावी केक के घर में से मेरी जादुई छड़ी ले आना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, वो मायावी केक का घर इतनी आसानी से तुम्हें मेरी छड़ी ले जाने नहीं देगा। तुम्हें उसके कई मायावी सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस मायावी केक के घर के अंदर जा पाओगी। ठीक है, अगर मेरा ऐसा करने से किसी की परेशानी दूर हो सकती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलका परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है जो चांद तक जा रही होती है। सोनिया उन सीढ़ियों पर चलकर चांद तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो चांद पर पहुँचती है, उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर केक का घर दिखाई देता है। अलका परी तो कह रही थी ये केक का घर मायावी है, परंतु ये केक का घर दिखने में तो कितना सुंदर है। इतने सुंदर तो असली केक भी नहीं होते। तभी उस मायावी केक के घर से आवाज आती है। ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपना इरादा स्पष्ट करो। माफ करिएगा अगर मैंने आपको परेशान करा तो, पर मुझे आपके घर के अंदर जाना है। आप द्वार खोल दीजिए। मेरे द्वार ऐसे किसी के लिए नहीं खुल जाते। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे मायावी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? ना काशी ना काबा धाम, जिसके बिना हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वो, तुम बतलाओ उसका नाम। इसका जवाब पेट्रोल है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न। एक पैर है और बाकी धोती, सावन में वो अक्सर रोती। एक पैर और बाकी धोती है और वो सावन में रोती है, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर एकदम से कहती है, ऐसी तो केवल एक ही चीज हो सकती है और वो है छतरी। बिल्कुल सही उत्तर। ये रहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न। बीच कटे तो कम हो जाता, अंत कटे तो कल बन जाता। लेखक के मैं आता काम, बताओ क्या है मेरा नाम। लेखक के काम आने वाली चीज तो एक ही हो सकती है। हाँ, इसका जवाब है कलम। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न है। हरा है आटा, जिसका लाल है पराठा, मिलजुल कर सारी सखियां ने आपस में बांटा। हरा आटा लाल पराठा, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया काफी देर तक सोचने लगती है, जिसके बाद केक का घर कहता है, अगर तुम जवाब देने में असमर्थ हो तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से परी की छड़ी नहीं ले जा पाऊंगी। इसके बाद सोनिया इधर उधर दिमाग लगाने लगती है और फिर तभी वो तेजी से कहती है, इसका उत्तर मेहंदी है, क्योंकि मेहंदी हरी होती है और लगने के बाद लाल हो जाती है और सभी सखियां इसे आपस में एक दूसरे को लगाती हैं, तो इसका जवाब मेहंदी ही है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ ना? अभी 5 प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं। आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर तुमने 5वें सवाल का उत्तर दे दिया तभी तुम अंदर जा पाओगी। और ये रहा तुम्हारा आखिरी प्रश्न। लोहा खींच ले ऐसी ताकत है इसमें, पर सिर्फ रबड़ से हार जाता है। खोई सुई को भी पा लेता है और निराले खेल दिखाता है। इसका उत्तर मुझे अच्छे से पता है। ये चुंबक है जो सिर्फ रबड़ के आगे ही कमजोर पड़ जाता है और निराले खेल भी दिखाता है। बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। सच में तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो। बहुत कम ही लोग मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो और मेरे घर के अंदर हर तरह के धन दौलत हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो। इसके बाद उस मायावी केक के घर के द्वार खुल जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। सोनिया जैसे ही अंदर जाती है
उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या बात है, ये घर अंदर से भी देखने में कितना सुंदर है और यहाँ तो हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद है। तभी सोनिया का ध्यान टेबल पर रखी अलका परी की जादुई छड़ी पर जाता है। मुझे इन सब चीजों से भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद सोनिया अलका परी की छड़ी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मायावी केक का घर कहता है, सोनिया, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और हीरे जवाहरात देना चाहता हूँ। कृपया करके इसके लिए मना मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। सोनिया उस मायावी केक के घर का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी धन दौलत लेकर परी की बनाई हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और अलका परी को सारी कहानी बताती है। सच में सोनिया, उस मायावी केक के घर ने बिल्कुल सही कहा। तुम सच में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे ये छड़ी वापस कभी नहीं मिल पाती, पर तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अलका परी, मेरी माँ कहती थी, अगर मन में दृढ़ विश्वास और दिमाग में साहस भरा हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। सच में तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कहती थी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा, पर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। ऐसा कहकर अलका परी वापस परीलोक चली जाती है। मैं इतनी सारी धन दौलत का करूँगी क्या? हाँ, मैं एक बेकरी खोल सकती हूँ, परंतु अगर मैंने बेकरी खोल ली तो मुझे रूपाली दीदी से अलग काम करना पड़ेगा। मेरे माता पिता के बाद उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। तभी सोनिया को सड़क पर भीख मांगता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, चाहे थोड़ी बहुत मुसीबतों के साथ ही सही, पर मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। इन पैसों को मुझे उन लोगों को दे देना चाहिए जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। इसके बाद सोनिया उन सभी धन दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देती है और वापस से रूपाली की उस छोटी सी बेकरी में हंसी खुशी काम करने लग जाती है।